नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद अब ये बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और संभवतः 8 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ भी ले लेंगे। तो मोदी 3.0 की सरकार बनने से पहले हार पर मंथन शुरू हो गया है उन सीटों पर जिस पर बीजेपी अचंभित है। अभी जिस पर बीजेपी को लग रहा था कि ये सीटें तो हमारी हैं, लेकिन वो सीटें नहीं आ पाई और उसी में से एक सीट है फैजाबाद की सीट। फैजाबाद की सीट पर जो हार हुई है उसको लेकर हर कोई अचंभित है और हर कोई बात कर रहा है कि आखिर फैजाबाद की सीट बीजेपी कैसे हार गई। अब फैजाबाद क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अयोध्या जो है वो फैजाबाद सीट के अंतर्गत ही आता है। ये वो अयोध्या है जहां भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ जनवरी के महीने में और इस पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें गई। पूरी दुनिया की नजरें गई। देश भर में भक्तिमय माहौल था, राममय माहौल था और उसी अयोध्या की सीट को बीजेपी हार गई। और ये जो सीट है यहां पर अवधेश प्रसाद जीते हैं, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, कद्दावर नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, अयोध्या पर जो हार है उसको लेकर मंथन हो रहा है और इस हार की बड़ी वजह क्या है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश भी जुड़ गए हैं सीधे लखनऊ से। अविनाश का मैं रुख करूंगी सबसे पहले। अविनाश, जरा ये बताइए कि अभी सरसरे तौर पर अगर बात की जाए तो अयोध्या की हार की बड़ी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, कल मैं अयोध्या में था, वहाँ के तमाम लोगों से बातचीत हुई, वहाँ के साधु संतों से बातचीत हुई और देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब वहाँ के साधु संतों से मैं बात कर रहा था तो उनका दुख झलका, उनका दर्द झलका। कई ऐसे संत थे जो रोने तक लगे। जहाँ तक सवाल वजह का है तो देखिए, अगर हम वजह की बात करें तो ऐसी कोई एक वजह नहीं है, लेकिन कई ऐसी प्रमुख वजहें हैं जिनकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से है कि जो अयोध्या का जो पूरा चुनाव हुआ, जो अयोध्या की पूरी वोटिंग हुई, वो कहीं ना कहीं कास्ट बेस पर हुई। जो पूरा विपक्ष था वो मैसेज खास तौर पर दलित वर्ग और जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग में ये मैसेज डिलीवर करने में सफल हुआ कि अगर बीजेपी सरकार में आती है तो संविधान बदल देगी, आरक्षण बदल देगी। और इसके लिए जो लल्लू सिंह, जो वहाँ के मौजूदा सांसद हुआ करते थे, जो इस बार चुनाव हार गए, उनके एक बयान को बनाया गया। हालांकि उन्होंने एक बयान दिया कि 400 सीट लानी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें संविधान बदलना है, संविधान में संशोधन करना है। उसी को आधार बनाया विपक्ष ने और कहीं ना कहीं जो वहां का पूरा दलित वोट बैंक है उसमें उस मैसेज को डिलीवर किया। देखिए, अवधेश प्रसाद चूंकि पासी समाज से आते हैं और देखा जाए तो जिस समाज से आते हैं अवधेश प्रसाद, उस समाज का वोट पूरे अयोध्या में सबसे ज्यादा है। तकरीबन 4 लाख के आसपास वो वोट है। माना जा रहा है कि वो जो पूरा वोट था वो शिफ्ट हो गया। कुर्मी वोटों की बात करें, यानी कि वर्मा वोट की बात करें, वर्मा वोट को लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वर्मा वोट भी शिफ्ट हुआ। यानी कि जो कास्ट एक फैक्टर है, जो जातीय समीकरण है, वो उस पूरे इलेक्शन पर हावी रहा, धर्म और आस्था पर हावी रहा, राम मंदिर पर हावी रहा। तो ये एक प्रमुख वजह हुई। दूसरी लल्लू सिंह पिछले 10 साल से सांसद थे और उनके ऊपर आरोप ये था कि वो लोगों से या मिलते फिर नहीं हैं। इसके अलावा कई और समीकरण हैं जिसका जिक्र सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, जिसका जिक्र बाकी लोग भी कर रहे हैं। इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो बात आपने की है वहां का समीकरण जरा अपने दर्शकों को समझा देती हूँ। देखिए, ये जो फैजाबाद की सीट है जिसके अंतर्गत अयोध्या आता है, ये जो फैजाबाद की सीट है, यहाँ से लल्लू सिंह मौजूदा सांसद थे जो कि ये सीट हार गए हैं। बीजेपी के टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा और इन्होंने एक बयान दिया था, जैसा कि अविनाश जिक्र कर रहे थे, कि 400 सीट बीजेपी लाना चाहती है संविधान बदलने के लिए। ये क्या बयान उन पर उल्टा पड़ गया अयोध्या की, खास करके फैजाबाद की सीट पर? अविनाश, इसका डिटेल मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन अवधेश प्रसाद जो कि समाजवादी टिकट पर चुनाव लड़े और वहां पर समाजवादी टिकट पर चुनाव लड़कर वो जीते। अब अवधेश प्रसाद जो है वो समाजवादी पार्टी का पुराना चेहरा है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में चूंकि मौजूद एक विधायक भी हैं वो, तो अखिलेश यादव के बिल्कुल बगल की सीट में वो अखिलेश यादव के साथ बिल्कुल बगल वाली सीट पर वो बैठते थे और बड़े पुराने नेता हैं, इतने पुराने नेता हैं कि वो 9 बार विधायक भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक उनकी छवि का जो प्रभाव है, और पारसी समुदाय से आते हैं, पारसी समुदाय के लोगों की संख्या उस सीट पर बहुत ज़्यादा है और कुल मिलाकर के पुराने खांटी समाजवादी आप उन्हें कह सकते हैं, इसका भी फायदा उनको हुआ है। अब एक एक करके एक एक पॉइंट पे आएंगे अविनाश, क्योंकि इस सीट का जिक्र पूरे देश में हो रहा है।
पूरे देश में इस सीट का जिक्र इसलिए हो रहा है कि जो जिसको भी लगता है कि अच्छा अयोध्या वाली सीट बीजेपी हार गई, अयोध्या वाली सीट बीजेपी हार गई, तो ये हैरान करने वाला जो एक फैक्टर है वो हर एक के सामने, और खुद बीजेपी भी हैरान है। इसको लेकर मंथन भी हो रहा है। जेपी नड्डा के घर पर बैठक भी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शाम को आने वाले हैं। उनसे भी पूछा जाएगा कि आखिर कहां वो कमियां रह गई। देखिए, आपने जो जिक्र किया लल्लू सिंह का वो बयान, जब उन्होंने कहा था कि 400 सीटें बीजेपी हासिल करना चाहती है, संविधान बदल लेंगी, तो और इसका फायदा आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और जो ऑपोजिशन था वो उठाने में कामयाब रहा, वो लोगों को बताने में कामयाब रहा कि अगर बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी? बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह भी बता दूं कि यह पहली बार नहीं है कि जब अयोध्या सीट बीजेपी हारी हो। इससे पहले अगर 2009 की बात करें तो निर्मल खत्री यूपीए 2 में वहां से चुनाव जीते थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, उससे पहले मित्रसेन यादव, यानी कि बीजेपी पहले चुनाव हारती रही है। लेकिन 2014 के पहले हारने में और अब हारने में बहुत अंतर है, क्योंकि अभी भव्य राम मंदिर बना है, अभी पूरी दुनिया ने उस भव्य समारोह को देखा है, और इसीलिए ये अचंभित करने वाला है। बिल्कुल, देखिए, मैं उसी बात पर आ रहा था कि जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, और चूंकि हम लोग लगातार अयोध्या को कवर करते रहे हैं, उस दौरान हम लोग भी अयोध्या में थे। पूरी दुनिया ने उस भव्य समारोह को देखा। देश विदेश से जो तमाम बड़े मेहमान थे वो अयोध्या आए हुए थे। और देखिए, इस हार से बीजेपी से ज्यादा हैरान जो है वो देश की जनता है। क्योंकि कल जब मैं अयोध्या में था तो कई राज्यों के जो लोग वहां पर दर्शन करने पहुंचे थे, उनसे मैंने पूछा कि जब आपने सुना रिजल्ट के बारे में कि ये सीट बीजेपी हार गई, तो उनका पता है आपको पहला रिएक्शन क्या था? उनका यह कहना था कि हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि अयोध्या सीट भी बीजेपी हार सकती है। लेकिन देखिए, हमें याद रखना होगा कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है बहुत ही अद्भुत चुनाव होता है। ये चुनाव सबको चौंकाता है, हैरान करता है, परेशान करता है। और ये परेशानी 2014 में भी समाजवादी पार्टी के सामने खड़ी हुई थी, क्योंकि 2012 में समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने परिवार की सीट ही बचा पाई। जो परिवार के लोग थे वही चुनाव जीत पाए। 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय रही। तो ये जो चुनाव था बहुत ही टैक्टिकल चुनाव था। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि उस मैसेज को डिलीवर करने में जो पूरा विपक्ष था वो सफल रहा कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है या 400 सीट लाती है तो कहीं ना कहीं संविधान में जो हेरफेर की बात कही जा रही है, आरक्षण को बदलने की बात कही जा रही है, वो बातें सच हो जाएगी। और ये बातें जो गरीब जनता थी, जो दलित वर्ग था, जो ओबीसी वर्ग था, ओबीसी में कई ऐसी जातियां थी जिनके दिमाग में ये चीजें घर कर गई। और साथ में देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई या एक नैरेटिव सेट किया गया कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, युवाओं में एक खासी नाराजगी देखने को मिली। हालांकि देखिए, ये सारी सीटों पर थी, लेकिन अयोध्या की चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अयोध्या वो जगह है कि जहां पर पिछले अगर 7 से 8 सालों की बात करें तो जहां तक मेरी जानकारी है कि तकरीबन 32 से 33 हजार करोड़ रुपए की जो बड़ी परियोजनाएं हैं अयोध्या में चलाई जा रही हैं। चाहे हम अयोध्या को सजाने संवारने की बात करें, अयोध्या के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने की बात करें, वहां पर नए लगने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें, या फिर जो नव्य अयोध्या की तैयारी हो रही है, जो 1400 या 1500 एकड़ में नव्य अयोध्या बननी है, उसकी बात करें। ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जो वहां पर धरातल पर दिखने शुरू हो चुके हैं। अविनाश, अयोध्या अगर 2017 से पहले की बात करें आपको, तो अयोध्या का जो बुनियादी ढांचा था वो पूरी तरीके से जर्जर। अविनाश, ये जिस बुनियादी ढांचे की आप बात कर रहे हैं, सजी धजी अयोध्या की, बदली हुई अयोध्या की आप बात कर रहे हैं, इसके पीछे की एक और तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। उन लोगों की बाइट्स वायरल हो रही हैं जो कहते हैं कि इस सजने धजने के पीछे हमारी दुकानें चली गई, हमारा घर चला गया, हमारी जीवन भर की पूंजी चली गई, हमें उतना पैसा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तो उसके पीछे उन लोगों की नाराज़गी भी एक बड़ा कारण है। देखिए, यह सच है कि वहां पर जब निर्माण का कार्य चल रहा था तो काफी दुकानें वहां पर डिमोलिश की गई, कई ऐसे घर थे जो निर्माण की चपेट में आए। लेकिन हमें देखिए यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम अयोध्या जहां पर रामलला का मंदिर है, जहां हनुमानगढ़ी है, यानी कि जब आप नया घाट से अयोध्या में प्रवेश करती हैं, वहां से लेकर अगर आप राम जन्मभूमि या टेढ़ी बाजार तक आती है तो सड़क के दोनों तरफ जो तमाम दुकानें थी, उसमें से अधिकतर दुकानें वो दुकानें हैं जो किसी मठ मंदिर की थी,
या किसी संत की थी। हालांकि हाँ, ये सच है कि उन दुकानों में दुकानदारी पिछले 40-50 साल से जो बेचारे दुकानदार थे वो कर रहे थे, लेकिन मुआवजा दिया गया। अब मुआवजा कितना दिया गया, सरकार का दावा तो ये है कि हमने मुआवजा जो सर्किल रेट होता है उससे बढ़कर मुआवजा दिया, लेकिन लोगों ने ये आरोप लगाया कि उन्हें मुआवजा ठीक से नहीं मिला। देखिए, इसमें एक चीज आपको ये भी बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक फैक्ट है कि बहुत लोगों को ये भी नाराजगी थी कि जो दुकानें जिनकी दुकानें गई और उसके बदले जिनको दुकानें मिली, चूंकि वो दुकानें जो मिली वो राम जन्मभूमि से काफी दूरी पर मिली, तो एक नाराजगी तो ये भी थी कि लोगों की ये मांग थी कि जहां से उनकी दुकान गई है उन्हें दुकान वहीं पर चाहिए। तो ये चीजें हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों की जो दुकानें थी वो उसमें गई। हालांकि उसके लिए मुआवजा सरकार ने दिया, सरकार ने मुआवजा कितना दिया वो सरकार जानती है, लोग जानते हैं। तो लेकिन अविनाश, उस नाराजगी को दरकिनार करना भारी पड़ा बीजेपी को। तो काशी विश्वनाथ देखिए, जाहिर तौर पर जब किसी का घर टूटता है, किसी का मकान टूटता है, तो जाहिर सी बात है कि दर्द उसे होता है, लेकिन हमें देखना ये होगा कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, चूंकि जो हम यूट्यूब पर देखते हैं या जो मीडिया रिपोर्ट्स में देखते हैं, जो अयोध्या नहीं जाते हैं या फिर जो बाहर से बैठकर एक आकलन कर लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ होगा, यहाँ पर सताया गया होगा, तो ऐसा मतलब लोगों को दर्द हुआ, दुख हुआ, लेकिन उतनी संख्या नहीं थी। क्योंकि ये मुझे पता है, हम लोगों को पता है कि जो मेन है यानी कि जो रामपथ है, यानी कि नया घाट से लेकर टेढ़ी बाजार तक दुकानें टूटी। इसके अलावा जब आप टेढ़ी बाजार से आगे बढ़ती हैं फैजाबाद की तरफ, जिसे कि 11 किलोमीटर का हम रामपथ बोलते हैं, तो वहां पर भी डिमोलिशन का काम हुआ। चूंकि सड़कें बहुत पतली हुआ करती थी पहले अयोध्या में, जो ट्रैफिक की समस्या थी बहुत आम थी। तो इसमें कोई शक नहीं कि लोगों की दुकानें गई, लोगों का घर गया। हालांकि मुआवजा मिला, मुआवजा फिर भी बोल रहा हूं कि मुआवजा कितना मिला ये लोग बताएंगे, सरकार बताएगी। और चूंकि सरकार से हम लोग लगातार सवाल भी पूछते थे, तो जो वहां के अधिकारी थे, सरकार जो थी वो बोलती थी कि जो सर्किल रेट है, सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा मिला। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो फैक्टर भी काम किया। जिनकी दुकानें गई, जिनका घर गया, उन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया, लेकिन वो संख्या सीमित थी। बड़ा फैक्टर, एक बार मैं फिर से आपके पास आता हूं कि जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो इस चुनाव में था कास्ट का फैक्टर, जाति का फैक्टर। देखिए, 5 विधानसभा है जिसमें हम मिल्कीपुर की बात कर लें। देखिए, इसमें एक रोचक तथ्य ये भी है कि जो अयोध्या सदर की सीट है, यानी कि जो अयोध्या शहर की सीट है, वो सीट इस चुनाव में बीजेपी जीत गई है। हालांकि मार्जिन भले ही कम है, 4 से 5 हजार का मार्जिन है, लेकिन जो बाकी विधानसभाएं हैं, बाकी विधानसभाएं बीजेपी हार गई है। चाहे हम रुदौली की बात कर लें, दरियाबाद की बात करें, बीकापुर की बात करें या मिल्कीपुर की बात करें, ये सभी विधानसभा जो कि ग्रामीण इलाके आते हैं, जहां पर एक बड़ी जो आबादी है वो ग्रामीण आबादी है, वहां से बीजेपी चुनाव हार गई है। यानी कि जो शहरी मतदाता है फैजाबाद का, अयोध्या का, वहां से बीजेपी चुनाव जीत जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव हार जाती है। तो इसका सीधा सा एक मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो फैक्टर, जिस फैक्टर की हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, वो फैक्टर इस चुनाव में अयोध्या में सबसे ज्यादा प्रभावी। अविनाश, एक और बात है, चूंकि ये फैजाबाद की सीट की हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, ये जो अयोध्या मंडल की 5 सीटें हैं, पांचों की पांचों सीटें बीजेपी हारी है, तो इस हार के पीछे आपको लगता है कि जो सोशल इंजीनियरिंग को बीजेपी ने दरकिनार किया वो एक फैक्टर है? सभी सीटों पर आप अगर देखेंगे तो अगड़ी जाति के जो उम्मीदवार है उनको उतारा गया था और बखूबी सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान समाजवादी पार्टी की तरफ से रखा गया। देखिए, दूसरे राज्यों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में इतना दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि यहां पर बीजेपी को, जो बीजेपी का नारा था 400 पार का, वो ले डूबा। क्योंकि यहां पर जो बीजेपी का वोटर था वो अपने आप में इतना मस्त हो गया, आश्वस्त हो गया कि अब बीजेपी तो जीत रही है, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आधे से ज्यादा जो बीजेपी के वोटर थे, जो काडर, जिनको काडर कहा जाता है, जो कोर वोटर जिनको माना जाता है, वो अपने घरों से वोट देने निकले ही नहीं। और उसी का परिणाम है कि बनारस में देखिए, सोचिए, पिछली बार लाखों में मार्जिन था, वो मार्जिन घटकर इस बार 1.5 लाख के आसपास आ गया। क्योंकि बनारस में जिस दिन वोटिंग चल रही थी उस दिन मैं बनारस में मौजूद था, वहां के बीजेपी के जो तमाम वोटर्स थे उनसे बातचीत हो रही थी, वो बूथ के आसपास घूम रहे थे। कई ऐसे वोटर मुझे मिले जो बूथ के आसपास घूम के वापस अपने घर चले गए। तो ये चीज देखने को मिली। दूसरी चीज, आपने कहा सोशल इंजीनियरिंग की बात, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो सोशल इंजीनियरिंग का जो पूरा फॉर्मूला था वो पूरी तरीके से काम किया। बीजेपी इस चीज को भले ही नकारे कि अखिलेश यादव ने जो नारा दिया पीडीए का, वो नारा फेल हो गया, लेकिन वो नारा काम कर गया। और उसी का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी, जिसने सोचा भी नहीं होगा कि उसे 37 सीटों पर विजय मिलेगी, 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है और बड़े मार्जिन से जीतती है। और सोचिए कि समाजवादी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस इस वक्त है वो इतना बूस्टअप है कि वो सीधे सरकार से टक्कर लेने के मूड में है।
समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से बातचीत हो रही है, वो उनका यहां तक कहना है कि वो धज्जियां उड़ा देंगे। तो आप समझिए कि एक चुनाव की वजह से, हालांकि ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का था, मुख्यमंत्री चुनने का नहीं था, इससे राज्य की सरकार पर कोई भी 1 इंच का भी असर, फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस चुनाव ने उत्तर प्रदेश की सियासत को एक नए सिरे से, एक नई दिशा में मोड़ दिया है और यकीन मानिए कि आने वाले समय में इस रिजल्ट का व्यापक असर देखने को मिलेगा सरकार पर, संगठन पर और यहाँ की जनता पर। बिल्कुल, ये जो पीडीए फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वो काम कर गया और समाजवादी पार्टी के लिए, और इसी की बदौलत समाजवादी पार्टी 37 सीटों तक पहुंच गई और बीजेपी जो कि मिशन 80 का नारा लगातार दे रही थी, वो इतना पिछड़ता चला गया। लेकिन अब जब हार पर मंथन होगा और खास करके अयोध्या की सीट पर मंथन करेगी बीजेपी, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से ऐसे बिंदु होंगे जो केंद्र में रहेंगे? देखिए, सबसे पहला मंथन का बिंदु होगा प्रत्याशियों का चयन, क्योंकि लगातार हम लोगों की बातचीत होती रहती है। जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो बीजेपी का काडर है, उनका जो पहला सवाल होता है वो यही होता है कि इस बार प्रत्याशियों के चयन में कहीं ना कहीं आला कमान ने गड़बड़ी की, क्योंकि तमाम ऐसे प्रत्याशी थे जब जिनके नामों की घोषणा की गई तो वहां से भारी विरोध का स्वर देखने को मिला। तो पहला बिंदु तो यही होगा कि प्रत्याशियों के चयन में आखिर गड़बड़ी कैसे हुई, क्यों हुई और किसने की, और क्या जानबूझकर ये गड़बड़ी की गई उत्तर प्रदेश में। दूसरा बिंदु होगा उत्तर प्रदेश का जो पूरा कास्ट सिस्टम है, क्योंकि देखिए अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 14 से लेकर 19 तक या फिर कहें 22 के चुनाव तक जो बीजेपी का जो ट्रेंड रहा, जीत का जो ट्रेंड रहा, उसमें ओबीसी वोटरों ने एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इस चुनाव में देखा गया कि कई ऐसी जातियां रहीं जो बीजेपी से छिटककर गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चली गई। 2014 के बाद यानी कि 2014 से लेकर 22 तक जो ओबीसी माफ करिएगा जो एससी में जो एससी जातियां थी, जो कहीं ना कहीं बसपा से कटकर वो शिफ्ट हुई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो इस चुनाव में देखा गया कि वो शिफ्ट हो गई पूरी तरीके से। 1 या 2% नहीं, पूरी तरीके से। हाँ, कुछ परसेंट बीजेपी को भी वोट मिला, लेकिन वो पूरी तरीके से वो जो एससी जातियां थी वो शिफ्ट हो गई गठबंधन में। हालांकि इसके पीछे जो सबसे बड़ा एक फैक्ट है, जो सबसे बड़ी वजह है, वो ये है कि जो संविधान बचाने का, जो आरक्षण हटाने का जो नैरेटिव सेट किया विपक्ष उसमें पूरी तरीके से सफल रहा। वो समझाने में सफल रहा इन जातियों को, इस समाज को, इन वर्गों को कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा और उसका असर ये होगा कि अगर संविधान बदलेगा तो आपका आरक्षण छीनेगा, आपके बाल बच्चों की नौकरी जाएगी, आपका अधिकार छीन जाएगा। दूसरा ये फैक्टर है। तीसरी बात यह है कि भीतरघात, देखिए इस चुनाव में कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच में के अंदर भीतरघात भी देखने को मिला। कई ऐसे सीटें रहीं जहां पर मान लीजिए अगर किसी मौजूदा सांसद का टिकट कट गया तो उसने क्या किया कि इस चुनाव में उसके लोगों ने या उसने अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रत्याशी था उसको हराने में उसने जी जान लगा दिया। और तमाम ऐसी सीटें थी, मैं किसी एक सीट का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन हम लोगों को ये सारी चीजें पता होती हैं। तो ये तमाम बिंदु हैं, जब भारतीय जनता पार्टी मंथन करेगी तो इन बिंदुओं पर 100% विचार करेगी। जी। तो 2 बार के लगातार सांसद रहे हैं लल्लू सिंह और तीसरी बार यानी कि हैट्रिक बनाने में वो कामयाब नहीं हुए, और जो समाजवादी पार्टी का पीडीए का फॉर्मूला था उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं फंस गई और अपनी उस सीट पर वो हार गई जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। अब इस पूरी हार के बाद लल्लू सिंह का क्या कोई बयान सामने आया? देखिए, इस हार के बाद लल्लू सिंह का कोई बयान सामने नहीं आया। कल भी चूंकि मैं अयोध्या में था, संपर्क करने की कोशिश की उनसे, तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। ठीक है, संपर्क नहीं हो पाया। और समाजवादी पार्टी अयोध्या की जीत पर क्या कह रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो इस जीत से काफ़ी उत्साहित है और अवधेश प्रसाद ने तो यहाँ तक कहा कि पहले इस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उनके इंटेलिजेंस ने और जो उनकी टीम के लोगों ने उन्हें समझाया कि इस सीट से वो चुनाव हार जाएंगे तो उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो समाजवादी पार्टी के लिए तो देखिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि अयोध्या वो सीट है देखिए अयोध्या एक ऐसी जगह है जो भारतीय राजनीति कहें या फिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहें, उसके केंद्र बिंदु में हमेशा रही है। आपको याद होगा कि मंदिर आंदोलन से बीजेपी ने सर उठाना शुरू किया और मंदिर आंदोलन की बदौलत ही 2 से लेकर बीजेपी ने सत्ता का शिखर तय किया। तो अयोध्या वो सीट है जो
बीजेपी के लिए सम्मान की सीट है, आत्मसम्मान, मान या सब कुछ कहें कि बीजेपी के लिए वो सीट है। हालांकि बीजेपी पहले भी वो सीट हारती रही है, लेकिन बीजेपी इस सीट को लेकर अपना सब कुछ दांव पर लगाती रही है। और देखिए, सवाल इसलिए भी उठता है कि जिस सीट पर, या यूं कहें कि जिस शहर में बीजेपी ने या बीजेपी की सरकार ने 30,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट चलाया, एक शहर में सोचिए कि 30,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि होती है किसी भी शहर की सूरत को बदलने के लिए काफी होती है। उसके बावजूद अगर जनता ने विकास के उस मॉडल को नकार दिया तो कहीं ना कहीं खामी तो होगी। तो उसी खामी को लेकर अब समाजवादी तो विकास के मॉडल के सामने जाति का मॉडल जीत गया। अयोध्या की बात करते थे, जिस राम की बात करते थे, उस राम ने, उस अयोध्या ने आपको नकार दिया। जी अविनाश, मैं कह रही थी कि विकास के मॉडल के सामने जाति का मॉडल जीत गया। इसमें कोई दो राय नहीं, ना सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। और चूंकि लगातार हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, देखिए जो कास्ट सिस्टम है, चूंकि हिंदी पट्टी के राज्यों में कहा जाता है कि जो यहाँ का जातीय समीकरण है, जो एक कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है, वो हावी रहता है तमाम चीज़ों पर, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें। हालांकि इन दोनों राज्यों में सबसे ज़्यादा ये फैक्टर काम करता है। लेकिन इस वक्त कह सकते हैं कि जाति की प्रयोगशाला बन चुकी है उत्तर प्रदेश। आपको याद होगा कि समय समय पर, चाहे हम इसकी बात करें या फिर इससे पहले कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए उसकी बात करें, जातियों का जो जोर है वो समय पर देखने को मिलता रहता है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें इसको कहना गलत नहीं होगा कि जो एक जातीय राजनीति होती है या कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स होती है, उसकी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश बन चुकी है। और यही कह सकते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश विकास का नारा देता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश जाति का नारा दे रहा है। हालांकि ये जो पूरा ट्रेंड है कब तक चलेगा कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो यहाँ की राजनीति है दूसरे राज्यों से हटकर होती है। यहाँ विकास की भी राजनीति होती है, भले ही विकास की जितनी मर्जी बातें हो जाएं अविनाश, ये सच्चाई है हमारे देश की कि अभी भी कई राज्यों में जाति की जो राजनीति है, और जब उम्मीदवारों को टिकट दिए जाते हैं तो जातिगत समीकरणों का बहुत ध्यान रखा जाता है। और ये कोई दो राय नहीं है कि जो राम की नगरी में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है, उससे बीजेपी काफी हताशा में है, निराशा में है, और उसी को लेकर मंथन भी हो रहा है। अविनाश, आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि आखिर हार की वजह क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ राम की नगरी में बीजेपी की जो हार है, अब उसको लेकर बीजेपी मंथन करेगी कि कहां चूक हो गई, कहां कमी हो गई, और क्यों आखिर समाजवादी पार्टी के हाथों हार का सामना बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को करना पड़ा।